दोस्तों आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। मैं संतोष कुमार अभी आपको पूरा विस्तार से ये बताने वाला हूँ कि भारत और नेपाल के बीच का काला पानी विवाद आखिरकार क्या है, क्योंकि काला पानी विवाद दोनों देशों के बीच टेंशन का, तनाव का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। अब हाल फिलहाल ये मुद्दा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा ये घोषणा किया गया है, उसका पूरा नाम है श्री नेपाल राष्ट्र बैंक। तो उसने घोषणा किया है कि उसका 100 रुपये का जो नया नोट आएगा उसके बैकग्राउंड में नेपाल का जो नक्शा है उसको संशोधित किया जाएगा। अभी भी नेपाल का जो 100 रुपये का नोट है उसमें उसका जो बैकग्राउंड है, जो फ्रंट साइड का बैकग्राउंड है, वहाँ नेपाल का नक्शा है। लेकिन तो जो नया नोट आएगा 100 रुपये का, लगभग 1 साल बाद ही आएगा, तो उसका बैकग्राउंड में नेपाल का मैप चेंज होगा। और उस मैप का खासियत ये होगा कि वहाँ पर भारतीय क्षेत्र काला पानी को भी इंक्लूड किया जाएगा। दोस्तों आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार मई 2020 में नेपाल के द्वारा काला पानी क्षेत्र को अपने नक्शा में दिखाया गया था। हालांकि काला पानी क्षेत्र पर दावा और पहले से किया जा रहा है, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बार ऑफिशियली मई 2020 में नेपाल ने काला पानी क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाया। और उसके महज 1 महीने के बाद ही, यानी जून 2020 में, जब दुनिया में कोरोना काल चल रहा था, उस दौर में ही नेपाल में संविधान संशोधन हुआ और काला पानी क्षेत्र को ऑफिशियली नेपाल ने अपने क्षेत्र का हिस्सा बताया। दोस्तों चलिए समझते हैं विस्तार से। अगर आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे, तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो नहीं पाता है, ठीक है। और मैंने इस टॉपिक को तैयार करने के लिए ठीक ठाक रिसर्च किया है, तो चलिए समझते हैं। और उसमें भी सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी का, कि आखिर काला पानी रीजन का ज्योग्राफी क्या है। जब ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद इसके इतिहास को भी हम देखेंगे। और उसके बाद आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एज ए कंक्लूजन आप कंक्लूजन करके बताइएगा कि काला पानी क्षेत्र पर भारत का दावा सही है या नेपाल का दावा सही है। तो चलिए सबसे पहले इसके ज्योग्राफी को समझते हैं। ये है हमारा प्यारा देश भारत, और हमारे देश भारत का ये है उत्तराखंड राज्य, और उत्तराखंड राज्य के पूरब दिशा में स्थित है नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश भी है। और उत्तराखंड की अगर बात किया जाए तो उत्तराखंड को आप सामान्यतः 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो पूरब का हिस्सा है उसको कहा जाता है कुमायूं रीजन, जबकि पश्चिम का जो हिस्सा है उत्तराखंड में उसको कहा जाता है गढ़वाल रीजन। जो पूरब का रीजन है, जो कुमायूं रीजन है, वहाँ पर एक जिला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिला का जो सबसे उत्तरी और पूर्वी भाग है, यानी कि जो उसका मोस्ट नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है, वो काला पानी टेरिटरी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो काला पानी का रीजन है, चूंकि इसके आसपास काली नदी का भी बहाव है, इसलिए इस क्षेत्र को काली कुमायूं रीजन भी कहते हैं। क्योंकि थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड का जो पूर्वी हिस्सा है ये कुमायूं रीजन है, और जो काली नदी के आसपास का क्षेत्र है उसको काली कुमायूं क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये जो विवादित क्षेत्र है ये काली कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों अगर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद की बात किया जाए तो ये सीमा विवाद सिर्फ भारतीय राज्य उत्तराखंड के साथ ही नहीं है नेपाल का, वो बिहार के साथ भी है। लेकिन यहाँ पर हम पूरी तरीके से फोकस होकर के बात करने वाले हैं, इसका हिस्ट्री क्या है उस पर चर्चा होने वाली है। सुगौली की संधि पर भी आगे बात करेंगे। आप सुगौली की संधि को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लें, जिसका यहाँ पर ज़रूरत है। सुगौली की संधि के तहत, सुगौली कहाँ पे है? सुगौली बिहार के मोतिहारी में है, जो पूर्वी चंपारण कहा जाता है। तो सुगौली में संधि हुआ था, ठीक है। वो संधि 1815 में हुआ था और 16 में लागू हुआ था। तो उस संधि के तहत ये बात फाइनलाइज हुआ था। ब्रिटिश भारत और नेपाल के जो राजा थे भीमसेन थापा, उनके बीच ये फाइनलाइज हुआ था कि जो काली नदी है, काली नदी ही भारत और नेपाल के बीच का सीमा होगा। और काली नदी के जो पश्चिम का भाग होगा वो भारत होगा, यानी उस समय के हिसाब से ब्रिटिश भारत। और काली नदी के जो पूरब का हिस्सा होगा वो क्या होगा? वो नेपाल होगा। अब सवाल ये है कि काली नदी क्या है, काली नदी कहाँ से निकलता है, किसको काली नदी कहेंगे? सारा का सारा कन्फ्यूजन यही है। चलिए और चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। ये एक बड़े मैप के माध्यम से आप समझ लें कि विवादित क्षेत्र क्या है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा का पूरा लोकेशन है ये विवादित क्षेत्र है। ये क्या है? ये भारत का हिस्सा है, भारतीय राज्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला का ये हिस्सा है। ये क्या है? ये हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। ये क्या है? तिब्बत है, जो चीन के कंट्रोल में है 1951 से। अगर दोस्तों इस लोकेशन की बात करें तो ये हिमालय का क्षेत्र है, और यहाँ पर कई सारे ऐसी पहाड़ी चोटियाँ हैं जो बर्फ़ से हमेशा ढकी हुई रहती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर है, यानी कि बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े हैं। दोस्तों अगर इस लोकेशन के कुछ नामों को देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर ये लोकेशन है लिम्पियाधुरा का। लिम्पियाधुरा क्या है? लिम्पियाधुरा एक दर्रा है, एक पास है, और लिम्पियाधुरा का जो उस साइड है यानी उत्तर भाग में चीन है। तो ये एक पहाड़ी रास्ता है, दर्रा मतलब पहाड़ी रास्ता। और लिम्पियाधुरा के बगल में एक ग्लेशियर है, विल्सा ग्लेशियर। ग्लेशियर यानी बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा, ठीक है, और जिसके पिघलने की वजह से नदी बनता है। और किस नदी का निर्माण होता है? विल्सा ग्लेशियर में जो बर्फ़ है उसके पिघलने से जो पानी बनता है, उस पानी से कुथी यांगती नदी का निर्माण होता है, जो इस डायरेक्शन में यानी कि साउथ
और ईस्ट डायरेक्शन में इधर फ्लो हो रहा है। यहाँ पर एक लोकेशन है जोलिंग कांग का, विल्सा से थोड़ा सा नीचे जोलिंग कांग की अगर बात किया जाए तो ये एक झील भी है और साथ ही साथ एक विलेज भी है। चूँकि ये पूरा का पूरा जो रीजन है पहाड़ी रीजन है, ठीक है। और अगर और भी थोड़ा सा बात करें तो ये व्यास वैली इस रीजन को कहा जाता है। तो यहाँ पर कई तरह की ट्राइब्स रहती हैं, स्पेशली भूटिया ट्राइब्स यहाँ पे निवास करती हैं। तो भूटिया लोगों का जो घर है जोलिंग कांग में भी है। तो आपने ये समझ लिया कि लिम्पियाधुरा जो दर्रा है उसके नीचे विल्सा ग्लेशियर है यानी हिमनद है, और उसके पानी के पिघलने से कुथी यांगती नदी का निर्माण होता है जो जोलिंग कांग जो झील है उससे क्रॉस करता है, ठीक है। और ये जो कुथी यांगटी नदी है इसके बीच में कुथी नामक एक गांव भी पड़ता है। देखिए ये जो पूरा का पूरा रीजन है नेपाल का दावा इसी पर है। दोस्तों यहाँ बात करेंगे, थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं ये क्या है। ये है लिपुलेख दर्रा। दर्रा कहने का क्या मतलब होता है? दर्रा कहने का मतलब होता है पहाड़ी रास्ता, यानी कि अगर भारत से चीन की तरफ जाना है तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक रास्ता बना हुआ है पहाड़ में नेचुरली, ठीक है। तो ये लिपुलेख दर्रा है। ये क्या है? ये टिंकर दर्रा है, ठीक है। देखिए लिपुलेख दर्रा कहाँ है? ये भारत में है, और बॉर्डर किसके साथ है? भारत और चीन के साथ। ये क्या है? ये टिंकर दर्रा है। टिंकर दर्रा कहाँ है? ये चूंकि नेपाल है तो टिंकर दर्रा नेपाल में है, और नेपाल और तिब्बत के बीच बाउंड्री बनाने का काम ये टिंकर दर्रा करता है। दोस्तों आपने टिंकर दर्रा को तो समझ लिया, अब आप समझिए पिलर नंबर 1 को। पिलर नंबर 1 कहाँ पे है? तो पिलर नंबर 1 ट्राई जंक्शन पे है। देखिए चूंकि ये नेपाल है, ये क्या है? ये भारत है और ये चीन है, तो ये ट्राई जंक्शन पे है पिलर नंबर 1, यानी भारत का सीमा यहाँ से इस तरीके से है, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि नेपाल, चीन और भारत के बीच का जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है क्या वो लिपुलेख दर्रा है? तो नहीं, लिपुलेख दर्रा से 5.5 किलोमीटर दूर यहाँ पर जो टिंकर पास के बगल में पिलर नंबर 1 है, ये है ट्राई जंक्शन पॉइंट। क्योंकि बहुत सारा ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पे, गूगल पे, जिसके माध्यम से ये बताया जाता है कि लिपुलेख दर्रा ही ट्राई जंक्शन पॉइंट है, जबकि ट्राई जंक्शन पॉइंट लिपुलेख दर्रा से 5.5 किलोमीटर दूर टिंकर पास के बगल में स्थित है। दोस्तों ये जो पूरा का पूरा रीजन है क्या है? ये पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर क्या है? पहाड़ के ऊपर बर्फ रहता है। मैक्सिमम टाइम 365 दिन में ज़्यादातर समय यहाँ पर बर्फ ही रहता है। हाँ, गर्मी के दिन में कई जगह से बर्फ पिघलता है, हालांकि ठंडा के दिन में भी बर्फ पिघलता है। जैसे आप गंगा नदी को ही समझिए, तो गंगा नदी में पानी कहाँ से आ रहा है? बर्फ पिघला, यानी कि जो बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर है वो पिघला और उसमें से पानी आ रहा है। ठंडा के दिन में भी पानी आ रहा है, इसका मतलब ठंडा के दिन में भी जो बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा है वो पिघल रहा है। दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि इस रीजन में जो पहाड़ी है उसके ऊपर बर्फ के छोटे बड़े कई सारे टुकड़े हैं, अनगिनत की संख्या में टुकड़ा है, और वो जो टुकड़े पिघलते हैं तो उसी से जलधारा का निर्माण होता है, और कई जलधाराएं जब मिल जाती हैं तो उसी से नदी का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा सा गौर करें, ये जो नदी आपको दिख रहा है इसका नाम है लिपुगाद या काला पानी नदी, ठीक है। ये जो नदी आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है काला पानी नदी या लिपुगाद नदी। और यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत है, इस पर्वत का क्या नाम है? इस पर्वत का नाम है ओम पर्वत। क्या नाम है इसका? ओम पर्वत। दोस्तों आप यहाँ गौर करें, चूंकि ये ओम पर्वत है और ये जो नदी है इसको कहा जाता है लिपुगाद या काला पानी नदी। ये जो पूरा का पूरा रीजन है इसको कहा जाता है काला पानी वाटरशेड। वाटरशेड कहने का क्या मतलब है? आप इस तस्वीर को जरा गौर से देखें, बीच में एक नदी का फ्लो हो रहा है और उस नदी में दोनों तरफ से जलधाराएं आकर मिल रही हैं। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है जिसमें बड़ा नदी भी है, जलधाराएं भी हैं और जो बाकी क्षेत्र भी हैं, तो इन सबको मिलाकर के कहा जाता है वाटरशेड। तो काला पानी वाटरशेड इस पूरे रीजन में फैला हुआ है। इसका मतलब है उन क्षेत्रों से जो पानी है बह कर के यहाँ पर आ रहा है, तो ये काला पानी यानी कि लिपुगाद नदी है। ये जो आपको लोकेशन दिख रहा है दोस्तों, अगर आप गूगल कीजिएगा तो लिपुगाद नदी जो है वो आपको लिपुलेख दर्रा के थोड़ा आसपास ही दिखेगा। कहने का मतलब वहाँ से निकलता हुआ इसको दिखाया गया। तो देखिए ऐसा नहीं कि कोई भी पहाड़ी नदी एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा है, सिर्फ उसी का पिघलने से उसका निर्माण हुआ, नहीं। यहाँ एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ये पिघला, ठीक है, तो यहाँ से पानी का निर्माण हुआ। यहाँ कुछ बर्फ़ का टुकड़ा है, ये पिघला, तो ये भी जो इससे पानी का निर्माण हुआ, ये पानी भी इसमें आया। तो कई जगह से बर्फ़ के पिघलने से नदी का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लिपुगाद नदी है, यहाँ पर पानी कई जगह से आ रहा है, कई जगह से बर्फ़ पिघल रहा है और इसमें पानी आ रहा है। अगर अंग्रेज़ों की बात कहा जाए तो अंग्रेज़ों ने ये स्वीकारा था, हम आगे आपको बताएंगे, चूँकि अभी ज्योग्राफी बता रहे हैं काला पानी का, जब हिस्ट्री बताएंगे तब आपको और विस्तार
विस्तार से समझने को मिलेगा। तो देखिए, ये जो काला पानी नदी है, इसमें पानी यहाँ से भी आ रहा है, ओम पर्वत से भी आ रहा है, और इधर से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यानी कई जगह से यहाँ पानी आ रहा है। और ये जो रीजन है इसको कहा जाता है काला पानी वाटरशेड। वाटरशेड क्या होता है मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको बता दिया। और देखिए, आपको ये बात भी समझना होगा, जो भारत का बाउंड्री है नेपाल के साथ, चूंकि यहाँ नेपाल है, यहाँ भारत है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काला पानी वाटरशेड है, यानी कि ये जो काला पानी नदी है इसमें यहाँ से पानी आ रहा है, यानी यहाँ पर जो बर्फ़ है वो पिघलकर इधर की तरफ जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है काला पानी वाटरशेड। जबकि ये जो रीजन है इसको कहा जाता है टिंकर वाटरशेड, यानी यहाँ जो भी पानी है, इधर चूंकि टिंकर नदी का फ्लो है तो उसका पानी बहकर टिंकर नदी की तरफ आ रहा है, तो ये टिंकर वाटरशेड है। चूंकि ये टिंकर दर्रा मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, तो ये टिंकर वाटरशेड यहाँ पर है और ये काला पानी वाटरशेड है। तो जो काला पानी वाटरशेड है ना, यही भारत और नेपाल के बीच यहाँ पर बाउंड्री बना रहा है। आगे की और हम बात करेंगे। देखिए, आपने ये तो समझ लिया कि हाँ भाई चलिए, काला पानी नदी का निर्माण हो गया है, ठीक है। काला पानी नदी को ही लिपुगाद भी कहते हैं। काला पानी इस तरीके से जो नदी है बहते हुए कहाँ पहुँचता है, ये पहुँचता है एक गांव में। उस गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है काला पानी गांव। उस गांव का क्या नाम है? उस गांव का नाम है काला पानी गांव। जब ये नदी यानी कि काला पानी नदी यानी कि लिपुगाद नदी काला पानी गांव में पहुंचता है तो वहां पर पंखागाद भी इससे मिलता है, दक्षिण और पूरब दिशा से। क्या? दक्षिण और पूरब दिशा से ये जो पंखागाद है इसमें मिलता है। इसके अलावा एक उत्तर दिशा से, क्या? उत्तर दिशा से टेरागाद भी मिलता है। टेरागाद आपको हम यहाँ लिख देते हैं, क्या? टेरागाद। टेरागाद एक नदी है, छोटा सा नदी, पहाड़ी नदी, यानी जल का एक धारा है बहता हुआ, ये उत्तर से आता है, यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि काला पानी गांव में काला पानी जो नदी है वो इस तरीके से आ रहा है, उसमें टेरागाद भी आके मिला और पंखागाद भी मिला। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना जलधारा का, अब इसको आगे नाम दिया गया काली नदी। क्या? काली नदी। अब दोस्तों, इस कंबाइंड धारा को काली नदी क्यों कहा जाता है? तो काली नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो काला पानी गांव है यहाँ पर माँ काली का मंदिर है। दोस्तों, अगर भारत और नेपाल के बीच सीमा की बात किया जाए इस लोकेशन में स्पेशली, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पिलर नंबर 1 के पास से बॉर्डर स्टार्ट होता है नेपाल और भारत के बीच में। और चूंकि ये काला पानी वाटरशेड है और यहाँ पर टिंकर वाटरशेड है, तो काला पानी वाटरशेड जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से बाउंड्री भी शुरू होता है। चूंकि ये पंखा नदी है, तो पंखा नदी का जो वाटरशेड है, यानी जिस लोकेशन से पंखा नदी में पानी आता है, तो वो यहाँ पर बाउंड्री बनाता है नेपाल और भारत के बीच में। जबकि यहाँ से जो काली नदी है वो बॉर्डर बनाता है। चूंकि ये काली नदी है और ये है कुथियांगती नदी, और दोनों के मिलने से जो कंबाइंड धारा है उसको कहा जाता है महाकाली नदी। तो ये चूंकि दोनों का जो मिलन है गुंजी गांव में हो रहा है, तो गुंजी गांव के नीचे नेपाल और भारत के बीच बॉर्डर बनाने का काम महाकाली नदी करता है। दोस्तों, आप एक बार फिर से देख ले, ये है काला पानी वाटरशेड का लोकेशन, जबकि ये है पंखा नदी वाटरशेड, और ये है काली नदी, और ये है महाकाली नदी। तो ये है भारत और नेपाल के बीच का सीमा इस लोकेशन में। दोस्तों, अगर नेपाल की बात किया जाए तो नेपाल का ये दावा है कि ये जो पूरा का पूरा लोकेशन है, जो भारतीय क्षेत्र है, वो उसका हिस्सा है। ये दावा है नेपाल का। देखिए, इसको समझने के लिए सुगौली की संधि को समझना काफ़ी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, सुगौली की संधि के बारे में आगे बात करेंगे। उसके पहले आप ये समझ लें कि 1791 ईस्वी में नेपाल अपना एक्सपेंशन शुरू करता है। चूंकि ये लोकेशन है नेपाल का, नेपाल उस वक्त अपना एक्सपेंशन कहाँ कहाँ शुरू करता है? तो उत्तर दिशा में तिब्बत की तरफ, इसके अलावा पश्चिम दिशा की अगर बात किया जाए तो वर्तमान उत्तराखंड की तरफ, कुमायूं और गढ़वाल रीजन की तरफ। जबकि अगर पूरब दिशा की बात किया जाए तो सिक्किम की तरफ अपना एक्सपेंशन वो 1791 से शुरू करता है। उत्तर दिशा में जब उसने अपना एक्सपेंशन शुरू किया, गोरखा आर्मी तिब्बत में जैसे ही पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ? तिब्बत को सपोर्ट मिलता है चीन का। चीन में उस समय चूंकि किंग डायनेस्टी का शासन था, तो किंग डायनेस्टी ने तिब्बत का सहायता किया, जिस वजह से गोरखा आर्मी को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद नेपाल का जो पूरा फोकस है वो पश्चिम और पूरब में एक्सपेंशन की तरफ हो गया, और 1813 आते आते सतलज नदी तक एक्सपेंशन हो जाता है नेपाल का पश्चिम दिशा में, यानी कि पूरा का पूरा कुमायूं और गढ़वाल नेपाल के अंतर्गत आ जाता है। और साथ ही साथ पूरब दिशा में उसका एक्सपेंशन सिक्किम में तीस्ता नदी तक हो जाता है। तो ये 1813 तक का स्थिति था। दोस्तों, चूंकि उस समय भारत में ब्रिटिश का शासन था, उस समय का भारत ब्रिटिश भारत कहलाता था। नेपाल के द्वारा जब इस तरह का एक्सपेंशन किया जा रहा था, तो उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, उसने युद्ध का घोषणा कर दिया नेपाल के खिलाफ। और इस तरीके से 1814 में अंग्रेजों और नेपाल की गोरखा आर्मी के बीच युद्ध का शुरुआत हो जाता है। दोस्तों, 1814 से 1816 के बीच ये जो युद्ध चल रहा था, युद्ध जब अपने अंतिम अवस्था में था, उस समय जो नेपाली सेना थी यानी कि गोरखा आर्मी
था, उसको ये महसूस हो गया था कि हम जीतने वाले नहीं थे। तो इस बीच क्या होता है, इसी बीच एक संधि कर लिया जाता है, सुगौली का संधि इसे कहा जाता है। और सुगौली कहाँ है? सुगौली है बिहार के पूर्वी चंपारण में, यानी कि बिहार के मोतिहारी में। अब देखिए ये जो संधि हुआ, यहाँ पर दो पक्ष थे। पहला पक्ष कौन था? पहला पक्ष था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका भारत में शासन था, और दूसरा पक्ष था नेपाल की गोरखा आर्मी। चूंकि उस समय नेपाल में शासन किसका था? भीमसेन थापा का। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे उस रीजन में, उनका क्या नाम था? जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था पेरिस ब्राडशाह। दोस्तों ये जो संधि साइन हुआ 2 दिसंबर 1815 को, यहाँ पर दोनों ही पक्ष से प्रतिनिधि आते हैं। अगर अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधि की बात किया जाए, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्राडशॉ की तरफ से कौन आए थे, तो वो थे चंद्रशेखर उपाध्याय। जबकि अगर बात किया जाए कि भीमसेन थापा जो उस समय के नेपाल के राजा थे, उनके तरफ से कौन आए, तो उनके तरफ से आए थे राजगुरु गजराज मिश्र। तो इस तरीके से राजगुरु गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय के बीच समझौता हुआ 2 दिसंबर 1815 को। जबकि 4 मार्च 1816 को ये समझौता रेटिफाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4 मार्च 1816 से ये समझौता लागू हो गया। दोस्तों आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि सुगौली का संधि का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। अभी जो भी सुगौली के संधि के बारे में आप जानकारी प्राप्त करते हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जानकारी नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ है किसी को पता नहीं है, नेपाल में है, भारत में है, वो है भी कि नहीं, कि ब्रिटिशर्स के पास है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो जो भी जानकारी आपको सुगौली की संधि के बारे में प्राप्त होता है वो लोगों के द्वारा लिखा गया है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था उसके आधार पे। और दोस्तों उम्मीद यही किया जाना चाहिए कि अभी जो भी बातें सुगौली की संधि के बारे में लिखा गया है वो शायद सही ही हो, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं। अब दोस्तों सवाल यही है, कन्फ्यूजन भी यही है कि काली नदी का आखिर शुरुआत कहाँ से होता है, क्योंकि सुगौली की संधि में ये बात मेंशन नहीं है। अगर भारत और नेपाल के बीच का वर्तमान सीमा की बात किया जाए तो मैंने थोड़ा देर पहले आपको पूरा विस्तार से बता दिया। देखिए डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा हुआ है जो सुगौली का संधि है, चूंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो है नहीं, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये बात लिखा हुआ है उसके आर्टिकल 5 में कि काली नदी ही सीमा है। काली नदी के पूरब में क्या है? नेपाल है, जबकि काली नदी के पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में भारत है। तो यहाँ पर तो बहुत कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि यहाँ तो काली नदी, यहाँ तो महाकाली नदी, और यहाँ तो काला पानी वाटर शेड है, तो ये तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो गया। तो देखिए इस कन्फ्यूजन का समाधान क्या है? इस कन्फ्यूजन का समाधान अंग्रेजों ने खुद दे दिया था। अंग्रेजों ने उस समय माना था ये बात कि जो काली नदी है इसका उद्गम लिपुगाद है। क्या? लिपुगाद है। लिपुगाद कहाँ से आ रहा है? लिपुगाद काला पानी वाटर शेड से आ रहा है। और अभी भी भारत और नेपाल के बीच का बाउंड्री क्या है? तो काला पानी वाटर शेड है। अंग्रेजों ने उस दौर में भी माना था कि ये जो काली नदी है इसका उद्गम लिपुगाद है, और लिपुगाद कहाँ से आ रहा है? काला पानी वाटर शेड से आ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो भारत का दावा है वो बिल्कुल ही सही है। दोस्तों काली नदी के उद्गम के बारे में कि काली नदी किसे कहा जाए, भले ही सुगौली के संधि में ये बात मेंशन नहीं है, लेकिन अंग्रेजों ने उस समय स्पष्ट कर दिया था। जो अंग्रेजों का डॉक्यूमेंट्स था सुगौली के संधि के अलावा, उसमें ये बात स्पष्ट है कि अंग्रेजों ने लिपुगाद काला पानी जो नदी है उसको ही काली नदी का मुख्य स्रोत माना था। दोस्तों चूंकि 1816 में सुगौली का संधि हो गया था, जिसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि ये जो रीजन है वो भारत के पास रहेगा और ये जो रीजन है वो नेपाल के पास रहेगा। 1816 की अगर बात किया जाए, जब ये समझौता हुआ था उस समय अंग्रेजों का जो सेना था इस रीजन में था। ये क्या है? ये टिंकर वैली है, थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया। तो चूंकि 1816 में इस समझौता के बाद भी अंग्रेजों का सेना टिंकर वैली में था, तो नेपाल के जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों से ये कहा कि ये तो समझौता का उल्लंघन है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो अंग्रेजों का सेना था इस रीजन में वो टिंकर वैली को छोड़ देता है और वो काला पानी की तरफ वो चला जाता है। इसके बाद 1817 में क्या होता है जरा वो समझिए। 1817 में नेपाल के द्वारा पहली बार ये दावा किया गया कि काली नदी का जो उद्गम है वो लिपुगाद नहीं है, काली नदी का उद्गम कुथी यांगती नदी है। ये दावा किसके द्वारा किया गया? ये दावा नेपाल के द्वारा किया गया, और नेपाल के जो राजा थे उनके द्वारा उस समय मांग किया गया कि ये जो पूरा रीजन है वो नेपाल को दिया जाए, क्योंकि काली नदी का उद्गम लिपुगाद नहीं है, काली नदी का उद्गम कुथी यांगती नदी है। उस समय नेपाल का ये दावा था, लेकिन अंग्रेजों ने नेपाल का जो दावा है उसको बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया।
दोस्तों मेरा मकसद यही है कि आप खुद डिसाइड करें कि भारत और नेपाल में किसका दावा सही है। मैं आपको एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रूबरू करा रहा हूं। चलिए जरा 1865 की बात करते हैं। देखिए ये जो काला पानी गांव है, यहाँ पर 1817 में कम से कम ब्रिटिश सेना मौजूद थी। 1865 में क्या होता है, ब्रिटिश सेना अपना एक्सपेंशन इस रीजन में करती है। चूंकि यहाँ पर ओम पर्वत है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिपुलेख दर्रा है। 1865 में अंग्रेज अपना एक्सपेंशन इधर की तरफ क्यों करते हैं? देखिए ये जो अगर रीजन की बात किया जाए तो काला पानी की तुलना में ये रीजन ज़्यादा ऊंचाई पर है, और चूंकि यहाँ पर ज़्यादा ऊंचे पर्वत है, चूंकि यहाँ ओम पर्वत है जिसका ऊंचाई 5000 मीटर से भी ज़्यादा है, तो यहाँ से ये फायदा था कि चूंकि ये तिब्बत है, तिब्बत पर नज़र रखना यहाँ से ज़्यादा आसान हो जाता। इसी वजह से 1865 में अंग्रेजों ने अपना एक्सपेंशन यहाँ से इधर की तरफ किया। साथ ही साथ लिपुलेख दर्रा पर भी अंग्रेजों का बेहतर कंट्रोल हो सकता था। तो इस तरीके से अंग्रेज अपना जो एक्सपेंशन है 1865 में यहाँ तक करते हैं। चूँकि जो लिपुलेख दर्रा है इसके माध्यम से जो मानसरोवर यात्रा है वो होता था, और वर्तमान समय में भी होता है। यहाँ से अगर मानसरोवर की बात किया जाए तो वो महज 90 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा तिब्बत की तरफ जाने का ये रास्ता भी था, और उस समय ट्रेड भी होता था, और वर्तमान समय में भी सीमित स्तर का ट्रेड होता है। तो 1865 में आपने ये समझ लिया कि अंग्रेजों का पहुंच यहाँ तक हो गया। 1865 में भी नेपाल के द्वारा किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया गया था। हाँ, एक बार 1817 में विरोध किया गया था, लेकिन 1865 में जब अंग्रेज यहाँ पहुँचते हैं तो किसी भी तरह का विरोध नेपाल की सरकार के द्वारा, नेपाल के राजा के द्वारा नहीं किया गया। दोस्तों समय काल में और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1923 का। 1923 में क्या हुआ? 1923 में नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच एक समझौता हुआ जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसके तहत नेपाल को अंग्रेजों के द्वारा एक स्वतंत्र देश माना गया, और साथ ही साथ इस संधि के द्वारा सुगौली की संधि को रिप्लेस भी कर दिया गया। यानी कि इस नए समझौते ने सुगौली की संधि का स्थान लिया। और दोस्तों इस समझौता के माध्यम से अंग्रेजों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 1865 से चूंकि इस रीजन में हमारा उपस्थिति है तो हमारा उपस्थिति इस रीजन में बना रहेगा, जिसका नेपाल के द्वारा किसी भी तरह का विरोध नहीं किया गया। यानी 1923 में भी ये जो रीजन है वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना हुआ था। दोस्तों चूंकि 1947 में अंग्रेज हमारे देश भारत को छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद 1950 में भारत और नेपाल के बीच एक समझौता होता है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। और इस समझौते के तहत ये बात स्पष्ट किया गया कि 1865 का जो बाउंड्री विजुअलाइज किया गया था ब्रिटिश काल में, वो बाउंड्री ही नेपाल और भारत के बीच बाउंड्री का काम करेगा। यानी कि ये जो बाउंड्री है इसको 1950 में भी दोनों देशों के बीच बाउंड्री माना गया था। दोस्तों चलिए समय काल में और आगे बढ़ते हैं। 1951 की बात करें तो 1951 में लिपुलेख दर्रा को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि तिब्बत पे कंट्रोल हो जाता है चीन का। चूँकि लिपुलेख दर्रा थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि मानसरोवर यात्रियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, अभी भी है, तो इसको 1951 में बंद कर दिया गया। लेकिन आगे 1954 में क्या होता है? 1954 में इंडो साइनो एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत ये जो रास्ता है इसको व्यापार और जो पिलग्रिम्स थे हिंदू और बौद्धिस्ट उनके लिए फिर से खोल दिया गया। लेकिन 1962 में क्या होता है? 1962 में चूंकि भारत और चीन के बीच युद्ध होता है, उसके बाद ये रास्ता एक बार फिर से बंद हो जाता है, जो 1954 में खोला भी गया था। लेकिन 1962 में युद्ध के कारण यह रास्ता फिर से बंद हो गया। उसके बाद आगे क्या होता है? 1965 में इस रीजन में उत्तराखंड स्टेट आर्मी पुलिस का तैनाती होता है। आगे चल करके इस रीजन में ITBP और SSB का भी तैनाती कर दिया जाता है। दोस्तों जो लिपुलेख दर्रा है वो 1962 से ही बंद था। 1991 में क्या होता है? 1991 में चीन के प्रीमियर ली पिंग भारत के दौरा पर आते हैं। चीन में प्रीमियर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, जो वहाँ के राष्ट्रपति के बाद दूसरे सबसे पावरफुल पर्सनालिटी माने जाते हैं। तो वहाँ के प्रीमियर थे ली पिंग। 1991 में वो भारत के दौरा पर आते हैं, और उस समय एक नया समझौता होता है जिसके माध्यम से लिपुलेख दर्रा को एक बार फिर से खोल दिया जाता है। दोस्तों इस तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो रीजन है यहाँ पर समय काल में क्या क्या घटनाएं घट रही थी। दोस्तों चलिए बात करते हैं 1998 का। 1998 वो समय था जब नेपाल में लोकतांत्रिक शक्तियाँ धीरे धीरे मजबूत हो रही थी, और नेपाल में जो राजशाही व्यवस्था था उसके खिलाफ एक मूवमेंट अपना आकार ले रहा था। तो इस तरीके से जो लोकतांत्रिक शक्तियाँ नेपाल में उभर रही थी 1998 में, उन लोकतांत्रिक शक्तियों के द्वारा ये मांग किया गया, और ये मांग एक काफ़ी लंबे समय के बाद नेपाल में किया गया कि ये जो रीजन है वो हमारा ही हिस्सा है। तो इस तरीके से 1998 में मांग किया गया कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है वो नेपाल का क्षेत्र है।
अब देखिए 2001 में क्या होता है, 2001 में किंग वीरेंद्र की हत्या कर दिया जाता है। इसके बाद आगे 2008 में नेपाल से राजशाही सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है और वहाँ लोकतांत्रिक शक्तियाँ सत्ता में आ जाती हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्तर पर ऐसी मांगे उठना शुरू कर देती है कि ये जो हिस्सा है, जो भारतीय क्षेत्र है, वो नेपाल का हिस्सा है। नेपाल में इस तरह का मांग 2008 के बाद धीरे धीरे उठना शुरू कर देता है। 2020 में पहली बार व्यापक स्तर पर नेपाल में ये मांग किया गया कि ये जो रीजन है वो नेपाल का क्षेत्र है, जबकि ये भारत का क्षेत्र है। देखिए मई 2020 में क्या हुआ, मई 2020 में नेपाल की सरकार के द्वारा ऑफिशियली एक नक्शा जारी किया गया जिसके माध्यम से इस भारतीय क्षेत्र को नेपाल का हिस्सा बताया गया। जबकि 1 महीने बाद ही नेपाल के संविधान में संशोधन भी होता है। उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, वो चीन के बहकावे में आकर ये सब कुछ कर रहे थे। ये बिल्कुल ही स्पष्ट सी बात है। तो उस समय संविधान में संशोधन होता है और संवैधानिक रूप से ये जो रीजन है उसको नेपाल ने अपने नक्शे में ऐड कर दिया। दोस्तों 4 वर्ष बाद फिर से ये जो विवाद है भारत और नेपाल के बीच, सीमा विवाद काला पानी क्षेत्र को लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं उभरता हुआ दिख रहा है। अब देखिए इससे हालांकि कुछ होने वाला नहीं है। जयशंकर जी ने ये बात भी बोला था कि अगर नेपाल भारत के किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में दिखा दे तो उससे ग्राउंड रियलिटी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ये एक बेवकूफ़ी नुमा कारनामा है नेपाल का। खैर नेपाल का जो मर्जी वो करे। तो नेपाल क्या कर रहा है, नेपाल अब एक ऐसा 100 रुपये का नया नोट लाने वाला है जिसमें लगभग 1 साल लग जाएगा, जहाँ पर बैकग्राउंड में जो नेपाल का मैप है वो थोड़ा अलग होगा। वो कैसे अलग होगा, वो इस तरीके से अलग होगा कि वो जो नया नोट होगा उसमें भारत का ये जो रीजन है इसको भी दिखाया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में फाइनली मैं यही कहूँगा कि नेपाल के द्वारा ये जो कुछ भी किया जा रहा है इससे ग्राउंड रियलिटी चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, इससे नुकसान नेपाल को ही है। और नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है, नेपाल ऐसा चीन के बहकावे में आकर के कर रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर पर अगर बात करें कोरोना काल के बाद, तो चीन का इन्वेस्टमेंट नेपाल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। दोस्तों इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैंने इस पूरे लोकेशन का हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको बताया। अब आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बता सकते हैं कि आखिर काला पानी रीजन में किसका दावा ज़्यादा सही है। आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में।